Hello everyone, welcome to the CGPTTM practice set B. Thanks for the so many response. इससे पता चलता है कि स्टूडेंट अभी भी CGPTTM की कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू स्टूडेंट्स बिकॉज IES का इस बार आपने देखा है कि वैकेंसी काफ़ी कम आई हुई है। तो CGPTTM एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिसमें आप अपने कैरियर को एक नया मोड़ दे सकते हो। बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है बहुत ही लोगों के लिए। तो इस एग्ज़ाम की सीरियसनेस उन्हीं को समझ में आ रही होगी जिनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 28-30-31 है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो बाकी आप PSU में नहीं एलिजिबल हो, आप CGPTTM अपना एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसको आप निकाल कर आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो। एंड ठीक है स्टूडेंट, करंट अफेयर इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी करंट अफेयर की। एक करंट अफेयर की वीडियो मैंने डाली हुई है जैन से लेकर आपका अगस्त तक का। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना करंट अफेयर्स के लिए, बिकॉज आपका जनरल साइंस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है। और अगर आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस सेट चाहिए होंगे तो मैं वो भी अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की करंट अफेयर आएगा। और उसके अलावा अगर आपको, जैसे मैं आपके ये जनरल साइंस के MCQ करा रही हूँ, सेम इसी तरीके से अगर आपको करंट अफेयर के भी MCQ चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में MCQ के लिए भी आप मुझे अपडेट करना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर को भी फोकस करूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं सेट बी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। इससे आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, जो सबसे फेमस ओर है वो आपको, मतलब जो बेसिक ओर है उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो कैसिटराइट होता है आयरन, जिंक, कॉपर, टिन यानी एसिन का जो ये ओर होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एन ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से क्या मेजर होता है? अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बैरोमीटर। ठीक है, हाइट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हाइट के लिए सोच के बताओ जल्दी जल्दी, हाइट के लिए क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, और डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं? देखो, डिस्टेंस के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ओडोमीटर। ठीक है, मत भूलना इसको। जो डिस्टेंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। और वेलोसिटी के लिए यूज़ जो करते हैं, वेलोसिटी के लिए जो आपका एनोमोमीटर या हाइट, मतलब कौन सी वेलोसिटी है, किस पर बात हो रही है, उसके हिसाब से हम वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं। तो अगर विंड की वेलोसिटी है तो हमारा एनोमोमीटर यूज़ होता है, ये क्वेश्चन आ चुका था। अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन हाइट की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टीडियोमीटर को हम यूज़ करते हैं, स्टीडियोमीटर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन से आप कितने सारे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एनीमोमीटर वेलोसिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडोमीटर वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म्ड है, इसको आप लिख के ले लो। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा मेजरिंग डिवाइस का। मैंने अपने नोट्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 पर जाओगे तो मेजरिंग डिवाइस एक प्रॉपर लेक्चर बना है जिसमें मैंने पूरी थ्योरी आपका सारी लिखवाई है कि कौन सी मेजरिंग डिवाइस यूज़ होती हैं, लाइक रेन गेज और बाकी आपकी गैल्वेनोमीटर, डायनमो और आपके एनीमोमीटर जो भी हैं, मतलब जितने हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर जो होते हैं, तो उन सबको प्लीज़ पढ़कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ भेजते हैं तो क्या चीज़ आपकी कांस्टेंट रहती है? ऑप्शंस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट आता है आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो भी चेंज हो रही होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी चेंज हो रहा होता है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी। तो जो बचा जो नहीं चेंज होगा वो होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप इजिली मार्क कर सकते हो। वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक साथ ऑप्शन में है, तो इसका मतलब आपको इनको ऐसे ही हटा देना। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि जब आप ऊपर भेज रहे हो तो आपका चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच विटामिन इज अबेंडेंट इन साइट्रस फूड। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड द विटामिन डी। तो विटामिन सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, लाइक आपका जो लेमन होता है, साइट्रस यानी खट्टे फूड जो टेस्ट में आपके खट्टे होते हैं, आंवला हो गया, इन सब में आपका विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर विटामिन ए की बात करते हैं तो कैरेट एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी गाजर जो है उसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है, आई साइट अच्छी होती है। तो ये सब आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको गलत करना ही नहीं है। जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ZnO या ZnO2। जो जिंक ऑक्साइड है ये आपका एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है, या एम्फोटेरिक होता है। तो जिंक ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक होता है, यानी ये
बेस और सॉल्ट दोनों के साथ रिएक्ट करता है और आपका बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है और आपका रिएक्शन के बाद आपका सॉल्ट और वाटर देता है। तो याद रखना जिंक ऑक्साइड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज? एल बैंड, हाँ एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एक्स बैंड। तो इसके लिए भी मैंने आपकी जो मेरी मैराथन क्लास की अभी तक अगर आपने वीडियोस का वो नहीं खरीदा है तो प्लीज़ उसको खरीद दो, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। उसमें मैंने पूरा आपको ट्रिक बताई हुई थी। जो ट्रिक थी वो आपकी क्या थी? वेलम हैव यूज, याद है आपको? वेलम हैव यूज में मैंने आपको बताया था वेलम और उसके बाद हैव यूज़। तो अगर आपने इन वीडियोस को सॉल्व करने से पहले मेरी मैराथन क्लास नहीं देखी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तो प्लीज़ ज़रूर देख कर आना, ठीक है? उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपकी पूरी जो जीएस का है उसका आपके 30 मार्क्स में स्कोर करा दूंगी। अब अगर हम इसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है LSC और फिर एक्स फिर Q फिर के फिर का, इस टाइप से सीरीज होता है। और फ्रीक्वेंसी रेंज अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो वो होगी एल से भी कम का बात करेंगे तो फिर ये आपका जाता है वेलम हैव यूज, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर इस टाइप से, ठीक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा एल बैंड। अगर इसी तरीके से एल ऑप्शन में नहीं होता तो आप एस लिखते, ऐसे ही आपका इस तरीके से फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे आपकी हर्ट्स में आपकी बढ़ती जाती है। अगर हम एल की रेंज की बात करते हैं, कभी कभार रेंज भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना 1 to 2 गीगाहर्ट्ज़ है। और अगर एस बैंड की बात करते हैं तो 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़ है। और अगर सी बैंड की बात करते हैं तो सी बैंड है आपका 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़। एक्स बैंड की बात करते हैं तो वो है आपका 8 to 12 गीगाहर्ट्ज़। और सेम इसी तरीके से ये भी जो है यहाँ पे भी आपका पूछा जाता था, तो ये चीज़ें आप प्लीज़ मेरे नोट से एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़, देखो आंसर सामने लिखा है तो इसमें क्या ही डिस्कस करना है, मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल? रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर AC, और है आपका इलेक्ट्रिक जो गीज़र यूज़ होते हैं। तो जो आपका डायपोल मोमेंट का प्रिंसिपल है उस पर आपका ओवन जो होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो आपका डायपोल मोमेंट जो होता है ना, P, स्मॉल p से इसको लिखते हैं, वो आपके इस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आंसर याद रखना कि माइक्रोवेव ओवन जो आप किचन में यूज़ करते हैं खाना वगैरह गर्म करने के लिए, बेकरी में केक वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सनबर्न? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन। तो इसका ऐड अगर आप सनस्क्रीन में भी देखते हो कि यूवी रेज जो होती हैं वो आपके स्किन पे सनबर्न करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्या रेंज होती है? इंफ्रारेड जो रेंज है वो याद रख लेना। पिछले वाले मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको जो डिस्कस किया था, सबसोनिक, इंफ्रासोनिक और ये सारे जो रेंज है इनको जरूर आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको आपको क्या नाम है, उस इससे आपकी स्किन पे सनबर्न होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नॉट इज यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ, एक्सेलरेशन। तो जो नॉट यूनिट होती है वो आपकी स्पीड की यूनिट होती है, ठीक है? डिस्टेंस के लिए आपको पता है मीटर, किलोमीटर होती है। एक्सेलरेशन की आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। इफ इन अ क्लोज रूम द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन फॉर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, फर्स्ट डिक्रीजेज देन बिकम स्टेबल। तो अगर आप फ्रिज, आपके घर में फ्रिज रखा है और आपने फ्रिज का डोर ओपन कर दिया है तो जो आपके रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है वो आपको और टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A, इंक्रीजेस। अल्कली मेटल आर कॉल्ड
गुड रिड्यूसिंग एज एजेंट, दैट्स इम्प्लाई दैट अल्कली मेटल होते हैं बिकॉज दे इजली कैप्चर इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, दे इजली लूज इलेक्ट्रॉन, दे डोंट एक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। नहीं, जो अल्कली मेटल जो होते हैं उनको गुड रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। पहले तो आप ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको अपने आप में समझना, बिकॉज क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको ईजिली लूज करते हैं, इसीलिए हम इनको गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सेम इसी तरीके से जो एसिडिक में बात बोलते हैं तो वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को क्या नाम है एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक्सेप्टिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अल्कली के लिए और उसके लिए, अल्कली मतलब बेस, तो ये चीज़ें याद रखना। अल्कली मेटल हैव अ 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस एंड हेंस दे इजीली लूज और डोनेट द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, मैमालिया, एवेस, पिस्कदा, आर्थ्रोपोडा। तो आंसर हो जाएगा डी आपका, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एक दो टॉपिक मेरे पायो में बचे रह गए हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन से टॉपिक बचे रह गए हैं, उसको मैं आपका कवर करा दूंगी। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एक्सवेंजर ऑफ इकोसिस्टम। तो एक्सवेंजर जो होते हैं वो आपका बेसिकली डेड एनिमल्स और जो डेड होते हैं, मतलब उनको डेड स्पीसीज को खाते हैं। तो बैक्टीरिया और ये ना जो एक इकोसिस्टम का जो रिसाइकलिंग है, मतलब एक है ऑर्डर है, उसको ही मेंटेन करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया, नन ऑफ द अबव। तो ये होते हैं फंगी एंड बैक्टीरिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एल्गी जो है वो आपका स्कैवेंजर्स में नहीं आता है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट वन, फंगी एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल टू जज पैटर्निटी। आपको पता है डीएनए टेस्ट ही कराते हैं, इसमें सिंपल सी चीज़ें, बहुत सारी मूवी देखी होंगी तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि डीएनए टेस्ट करा के आप पैटर्निटी बता सकते हैं कि बच्चा आपका किसका है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल, बिल्कुल देखते ही टिक कर देना है। सेम इसी तरीके से जैसे फिजिक्स में भी था आपका रदरफोर्ड, चैडविक, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, उनके बारे में ये क्लास 9th का भी टच कर सकते हैं अगर सपोज जनरल साइंस, तो भी बिल्कुल स्टार्टिंग जो बेसिक होता है उसी को टच करेंगे। विच ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज नोन फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म? माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, टेक्सोनोमी एंड स्पेर्मोलॉजी। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होता है जो आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल बिल्कुल इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कैन यू बिलीव इट? अगर आपने दिया होगा ये क्वेश्चन, मतलब आपने अगर CGPTM का एग्जाम 3 सितंबर को दिया होगा तो सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। मेरे जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें से कम आप मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे, बिल्कुल मतलब टोटल अगर लैंग्वेज ना बदली जाए तो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस थे जो लैंग्वेज बदल कर आए थे, बट जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा वो क्वेश्चन को मेरे गलत नहीं किया होगा। तो कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन आप यूज़ करते हो वो आपके साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से कौन सी सोलर एनर्जी, जो ऑप्शन थे वो देख लेना। सोलर एनर्जी क्या करता है? लाइट जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनमो जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। तो जो डायनमो होता है इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि जो आपका डायनमो होता है वो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है या आपके मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है। ठीक है, हिंट मैं दे रही हूँ, चलिए हिंट क्या बता देती हूँ। जो डायनमो होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायनमो। और जो डायनमोमीटर होता है वो आपके इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ती हूँ। बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेंस लॉ, सरफेस टेंशन, डॉपलर इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो बॉल पेन होता है, अगर याद हो आपको मैंने सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करता है। जैसे जो आप वाटर की ड्रॉपलेट होते हैं देखते हैं कि वो स्फेरिकल शेप लेते हैं, वो मिनिमम एरिया में अपने आप को फिट होने की कोशिश करते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो बॉल पेन का प्रिंसिपल है वो सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। लेंस लॉ आपको पता ही है कि जो करंट जहाँ से प्रोड्यूस हुई होती है उसी को अपोज करती है। डॉपलर इफेक्ट पता ही है आपको कि जैसे अगर आपकी ट्रेन है और आप ट्रेन की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको साउंड तेज सुनाई देगी, और अगर आप ट्रेन से अपोजिट मूव कर रहे हो तो आपको साउंड थोड़ी कम सुनाई देगी। ग्रेविटेशनल फोर्स पता ही है कि आपका G = m1 m2 अपॉन r² होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप साथ पे साथ रखना, सारे ऑप्शन को कंसिडर करना। बिकॉज ऑफ द रेड लाइट इज यूज्ड फॉर द सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई इंटेंसिटी, लॉन्ग वेवलेंथ, हाई रिफ्रैक्शन। ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग वेवलेंथ। आपको जो वेव
ग्योर हो, उसका याद रख लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है। जो आपका वेब ग्योर में जो आपका रेड होता है वो क्या होता है, मतलब आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपका इधर जाते वक्त आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट रेज इज यूज टू एलिमिनेट द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए कौन सी लाइट रेज आप यूज़ करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, अल्फा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट रेज, माइक्रोवेव रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती हैं वो आपकी बैक्टीरियाज को एलिमिनेट करने के लिए काम आती हैं, ठीक है। यूवी रेज जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो आपकी रेडिएशन जो होते हैं वो आपके यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following principle is associated with optical fiber, scattering, इंटरफ्रेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो इस तरीके से आपका कुछ ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें अंदर वाले पार्ट को हम कोर कहते हैं और उसके बाहर वाले पार्ट को हम क्लैडिंग कहते हैं, और लाइट इस तरीके से जाती है और इस तरीके से टकरा टकरा कर आपकी आगे बढ़ती है जो ऑप्टिकल फाइबर में होता है। तो ये जो फिनोमिना होती है इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे बेस्ड होता है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे डियर स्टूडेंट। होपफुली आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा होगा। मैं थ्योरी पढ़ाने की बजाय मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपका रिवीजन कराना चाह रही हूँ जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी करंट अफेयर को लेकर आएगी। तो स्टे ट्यून्ड, करंट अफेयर की भी MCQ में लाने की कोशिश करूँगी अगर आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया तो। थैंक यू सो मच।